नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। आज अपने रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो साइंस का सिलेबस है उसका अगला टॉपिक है परिवहन। जीवों में परिवहन किस प्रकार से होता है, पादपों में किस प्रकार से होता है, जंतुओं में परिवहन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, अंग कौन कौन से होते हैं, उसका जो एक चैप्टर है वो डाला गया है इसमें। तो परिवहन, पहली चीज परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। अब देखिए, माना कि अपन भोजन करते हैं, भोजन करने के उपरांत बॉडी के प्रत्येक भाग में भोजन का अंश चला जाता है। ब्लड होता है, ब्लड शरीर में पूरी भागों में जाता है। अपन जो श्वास लेते हैं वो भी तो परिवहन होता है। तो ऐसा क्या सिस्टम है हमारी बॉडी में। तो हमारे शरीर में कई अंग उपस्थित होते हैं, जैसे हृदय होता है। हृदय के अलावा अपन देखते हैं फेफड़ा होता है। तो ब्लड काम करता है। इन सब के माध्यम से शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पोषक पदार्थों का या अन्य पदार्थों का परिवहन होता है। अब ये परिवहन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से अंग इसमें जिम्मेदार होते हैं। पहली चीज, परिवहन क्या है। अपन इस परिवहन में क्या चीज पढ़ेंगे। तो परिवहन में अपन पढ़ेंगे, परिवहन में अपन क्या चीज पढ़ेंगे। परिवहन, परिवहन क्या चीज है, ट्रांसपोर्टेशन क्या चीज है, यानी किसी भी पोषक पदार्थ या अन्य किसी पदार्थ का शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना परिवहन कहलाता है। कोशिका में जैसे गोल्जी बॉडी होता है, वो पोतवा की भांति कार्य करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीजों को पहुंचाता है। वैसे वैसे मानव में भी, मानव की बात करेंगे फिर पादपों की बात करेंगे, यानी जंतुओं की बात करेंगे और पादपों की बात करेंगे। तो अपन देखते हैं, मानव की यदि बात करें अपन, तो मानव में परिवहन, मानव में परिवहन हेतु क्या पाया जाता है, एक परिवहन तंत्र पाया जाता है। परिवहन तंत्र पाया जाता है और उस परिवहन तंत्र का मोटा पार्ट होता है कौन सा, हृदय। और इसी हृदय का मुख्य काम होता है परिवहन के लिए पंप या फिर प्रेशर या दाब तैयार करना, जिसके माध्यम से रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। तो हृदय की यदि अपन बात करें तो हृदय मानव में उल्टा शंकुआकार होता है, उल्टा होता है, शंकुआकार होता है। किस भाग में होता है, बाएं भाग में होता है। इसका वजन कितना होता है, 350 ग्राम होता है। कितने कोष्ठक का होता है, तो 4 कोष्ठक का होता है। किसका बना होता है, मांसपेशियों का बना होता है, इसलिए इसको मायो हर्ट कहते हैं। तो मांसपेशियों का बना हुआ होता है। 4 इसमें कोष्ठक होते हैं, बाएं भाग में होता है, 350 ग्राम होता है, उल्टा होता है, शंक्वाकार होता है, इस प्रकार से होता है। अब अपन देखें इसमें, तो परिवहन मुख्य तौर से जो जंतु और जीव की बात करते हैं तो उसमें दो भागों में बटा होता है। एक तो होता है खुला परिवहन, दूसरा होता है बंद परिवहन। खुला परिवहन या ओपन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या क्लोज्ड परिवहन सिस्टम क्या होता है कि जब रक्त नलिका में चलता ही नहीं है, डायरेक्ट चलता है। जैसे बॉडी है पूरी, इस बॉडी में अपने आप चलता हो, किसी नलिका के माध्यम से नहीं चलता हो तो वो कहलाता है खुला परिवहन। और किसी नलिका के माध्यम से चलता है तो होता है बंद परिवहन। खुला परिवहन जो छोटे छोटे जंतु होते हैं जिनका इतना डेवलपमेंट नहीं होता है, जैसे अपन देखते हैं कीट, जैसे अपन कॉकरोच देखते हैं, उस कॉकरोच में खुला परिवहन होता है। इन जीवों में मुख्य रक्त में आरबीसी नहीं होती, इसलिए इनका रक्त कैसा होता है, रंगीन होता है। तो इनका रक्त अपन को लाल दिखाई नहीं देता, लेकिन मानव का रक्त लाल होता है। बंद परिवहन तंत्र, इसमें रक्त नलिकाओं में चलता है और उच्च श्रेणियों के जंतुओं में बंद परिवहन तंत्र पाया जाता है। ठीक है। हृदय की यदि अपन बात करें, मानव की बात कर रहे थे अपन, तो हृदय में मुख्य तौर से दो प्रकार के बांट सकते हैं। एक तो मायोजेनिक, मायोजेनिक हर्ट, और दूसरा होता है न्यूरोजेनिक।
न्यूरोजेनिक या तंत्रिकीय हृदय, और इसको बोलते हैं पेशीय हृदय। पेशीय और तंत्रिकीय हृदय में फर्क क्या है कि जो ये पेशीय हृदय होता है ये मांसपेशियों से बना है, और मांसपेशी या फिर पेशी से बना है, तो ऑब्वियसली बात है कि जब तक इसमें ऊर्जा रहेगी तब तक कार्य करेगा। जबकि इसमें क्या होता है, ये तंत्रिका तंत्र से बना है, और जब तंत्रिका तंत्र से बना है यानी तंत्रिका जब तक कार्य करेगी तब तक वो हृदय कार्य करेगा। ये तंत्रिका जब तक कार्य करेगी तब तक वो हृदय कार्य करेगा। ऐसा हृदय किसमें होता है? कॉकरोच में। इसी कारण से कॉकरोच को यदि बेहोश कर दिया जाए यानी तंत्रिका को काम करना बंद करवा दिया जाए तो कॉकरोच की मृत्यु हो जाती है। यानी इनके बेहोश होने पर या तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय होने पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा हृदय होता है तंत्रिकीय या फिर न्यूरोजेनिक हार्ट। और पेशी हृदय मांसपेशियों से बना होता है, जब तक ऊर्जा है तब तक कार्य करेगा, इसलिए मानव का हार्ट यदि बाहर भी निकाल दे तो काफी लंबे समय तक वो पंप करता है। फिर अपन बात करते हैं कि मानव का हृदय किस प्रकार का होता है, कैसे काम करता है वो। तो देखिए मानव का हृदय देखें तो 4 कोष्ठक का होता है। कितने कोष्ठक का होता है? 4 कोष्ठक का होता है। कुछ अन्य जीवों की यदि अपन बात करें तो उनमें अलग अलग कोष्ठक पाए जाते हैं। जैसे अपन देखते हैं, देखो हृदय को कक्षों या कमरों में विभाजित किया जा सकता है जो ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के आपस में मिलने से बचाते हैं। यानी शुद्ध और अशुद्ध रक्त को आपस में मिलने से बचाता है हृदय के कोष्ठक। भाई हृदय के खांचे क्यों बनाए? हृदय में जैसे अलग अलग कोष्ठक होते हैं तो क्यों बनाए? उसका कारण है कि शुद्ध और अशुद्ध को अलग अलग किया जा सके, एक भाग में शुद्ध एक भाग में अशुद्ध। उभयचर और सरीसृप जैसे मगरमच्छ को छोड़कर, मगरमच्छ में क्या ध्यान रखना अलग चीज है, इनमें 3 कक्ष होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, उभयचर और सरीसृप में केवल 3 कोष्ठक ही होते हैं। इस प्रकार का हृदय होता है जिसमें केवल कितने कोष्ठक होते हैं? 3 कोष्ठक ही होते हैं। माना कि अपन देखें तो 2 नीले हो गया और 1 आलिंद हो गया, तो 3 कोष्ठक ही होते हैं। जबकि मगरमच्छ अपवाद है, मगरमच्छ में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं जिसमें 2 आलिंद एवं 1 निलय होता है। तो यानी सीधी सी बात है, इस प्रकार से हो सकता है 2 आलिंद एवं 1, 2 और 3, तो 1 तो हो गया निलय और 2 हो गए आलिंद। इस प्रकार का हृदय होता है इनमें। मगरमच्छ का हृदय 4 कोष्ठक वाला होता है, अपवाद है ध्यान रखना। मछलियों में केवल 1 आलिंद और 1 निलय होता है, केवल 2 कोष्ठक के हृदय होता है, 2 कक्षीय हृदय होता है। इसलिए मछलियों में हमेशा अशुद्ध रुधिर चलता है। यदि आपसे पूछ ले ऐसे कौन से जीव है जिसमें अशुद्ध रुधिर चलता है, तो मछली। इसमें केवल 2 कोष्ठक के हृदय होता है। शरीर के ऊतकों से रक्त प्राप्त करते हैं और केवल इस हृदय का काम है पंप करना। तो मछलियों में जो हृदय होता है केवल 2 कोष्ठक का होता है और इसका काम केवल पंप करना ही होता है। मछलियों में गिल्स के माध्यम से सांस लेते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 2 अपेक्षाकृत छोटे ऊपरी कक्ष जिन्हें आलिंद कहते हैं और 2 निचले वाले कक्षों को निलय कहते हैं। मेढक अपनी त्वचा से श्वसन करता है। छिपकली के 3 कक्षीय वाले हृदय होता है क्योंकि ये कैसा है? सरीसृप है। सारक में 2 कोष्ठक की क्योंकि ये मछली है। तो आपको इतना ध्यान रखना है एडिट। तो मछलियों में कितना कोष्ठक? 2 कोष्ठक। उभयचर और सरीसृप में कितना कोष्ठक? 3 कोष्ठक। मगरमच्छ में कितने कोष्ठक? 4 कोष्ठक। मानव में कितने कोष्ठक? 4 कोष्ठक। उभय जो एवीज वर्ग है, पक्षी वर्ग है, उसमें कितना कोष्ठक? 4 कोष्ठक। तो ये मोटे मोटे तौर से आपको ध्यान रखना है। अब हृदय को देखते हैं तो इस प्रकार का हृदय होता है जिसमें अपन देखते हैं 2 तो क्या होता है? आलिंद, और 2 ही क्या होते हैं? निलय। तो जो नीचे वाले भाग होते हैं वो क्या होते हैं? निलय, और ऊपर वाले भाग होते हैं उन्हें बोलते हैं आलिंद। अच्छे से देखो अब आप हृदय किस प्रकार से काम करता है। तो अपन ने बचपन में इस प्रकार से खत भेजे होंगे, है ना, ऐसे भेजे होंगे। तो उसमें आपने देखा होगा इस प्रकार से तीर का निशान करते हैं, तो ये ऊपर वाले 2 होते हैं आलिंद, इनको क्या बोलते हैं? दायां और बायां। तो ये होता है दायां आलिंद और ये होता है दायां निलय। ये होता है बायां आलिंद
और ये होता है बायां नीले। रुधिर किस प्रकार से आता है? तो मानव के हृदय में रुधिर इस प्रकार से आता है कि ये होता है महाशिरा। कौन सा शिरा होता है? महाशिरा। और इस महाशिरा में 3 प्रकार की शिराएं होती है। एक तो होती अग्र महाशिरा, दूसरी होती पश्च महाशिरा, और तीसरी होती है कॉर्नरी कॉटर या कॉर्नरी विलाई। तो हृदय में अशुद्ध रुधिर पूरे शरीर में से ऊपरी भाग से लेके आती है अग्रमाशिरा, नीचे वाले भाग से लेके आती है पश्चमाशिरा, और हृदय के आसपास वाले भाग से लेके आती है कॉर्नरी क्वार्टर। ये सारा का सारा अशुद्ध रुधिर लाके किस में डालती है? दाएं आलिंद में डालती। जब दायां आलिंद भर जाएगा तो यहां पर एक कपाट होता है जो खुल जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं त्रिवलन कपाट। त्रिवलन कपाट, यानी इसमें कितने वलन होते हैं? 3, इसलिए इसको नाम पड़ गया त्रिवलन कपाट। ये त्रिवलन कपाट खुलता है और खुलने के बाद क्या होता है? ये सारा का सारा खून किस में आता है? रुधिर किस में आता है? दाएं नीले में। हालांकि अभी भी कैसा रुधिर है? ये अशुद्ध रुधिर है। तो आपको पूछे कि मानव के कौन से भाग के हृदय में अशुद्ध रुधिर रहता है, तो ध्यान रखना दाएं भाग में। अब ये भरने के बाद सीधा रुधिर किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा फुफ्फुसीय धमनी में। फुफ्फुसीय धमनी में। ध्यान रखना धमनी और सीरा में कि धमनियों में शुद्ध रुधिर चलता है, जबकि सीरा में कैसा रुधिर चलता है? अशुद्ध। लेकिन अपवाद है, ये फुफ्फुसीय धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर चलता है। जब अशुद्ध रुधिर धमनी में आएगा और किसके पास पहुंचेगा? फेफड़े के पास। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी यहां तक ब्लड लेके आएगी और फेफड़े से यहां पर क्या होगा? रुधिर का शुद्धिकरण होगा। यानी इसमें क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन मिलते ही रुधिर कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। और वापस किस में डाल देंगे? अब ये रुधिर क्या होगा? फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा में यहां पर कैसा रुधिर है? शुद्ध रुधिर है। इस फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से ये रुधिर किस में चला जाएगा? बाएं आलिंद में चला जाएगा। यानी सीधी सी बात है, इस भाग में अशुद्ध, इस भाग में शुद्ध। फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रुधिर को फेफड़े तक लाती है, फेफड़े में ऑक्सीजन मिलेगी, शुद्ध होगा, और फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से बाएं आलिंद में डालेंगे। तो ये फुफ्फुसीय शिरा एकमात्र ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर चलता है। फिर फेफड़े के बाएं भाग में आएगी और फेफड़े का बायां भाग जैसे ही भरेगा, भरने के बाद यहाँ एक द्विवलन कपाट होता है। कैसा कपाट होता है? द्विवलन कपाट। वो त्रिवलन था, यानी 3 वलन थे, इसमें 2 वलन है, इसलिए द्विवलन कपाट या मिंट्रल कपाट। ये मिंट्रल कपाट जैसे ही खुलेगा तो रुधिर किस में आ जाएगा? बाएं नीले में। और बाएं नीले से यहाँ होती है एक बड़ी सी नलिका, उसको बोलते हैं महाधमनी। यानी धमनियों की माँ कौन? महाधमनी। इस महाधमनी से पूरे शरीर में सप्लाई कर दिया जाएगा। इस हृदय के इस वाले भाग में एक तंत्रिका का गुच्छा होता है, उसको बोलते हैं SA नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। इसी SA नोड को हृदय का पेस मेकर कहते हैं। क्या बोलते हैं? हृदय का पेस मेकर। क्योंकि हृदय को धड़काने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? SA नोड होता है। तो ये SA नोड एक तंत्रिकाओं का गुच्छा होता है, इसको हृदय को पंप करवाने में भूमिका निभाता है। तो ये SA नोड क्या कहलाता है? हृदय का पेस मेकर कहलाता है। आगे देखो, अब आप इस डायग्राम को समझिएगा। आप ये डायग्राम देखो। हृदय में कैसा होता है? ये जो अशुद्ध रुधिर होता है ये महाशिरा के माध्यम से किस में लाया जाता है? हृदय के दाएं भाग में। इस दाएं भाग में यहाँ पे त्रिवलन कपाट आलिंद में आएगा। त्रिवलन कपाट से किस में आएगा? बाएं दाएं नीले में। दाएं नीले से सीधा रुधिर किस में जाएगा? फुफ्फुसीय धमनी में। और फुफ्फुसीय धमनी से शुद्ध होने के बाद में क्या? देखो यहाँ जाएगा फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी इस अशुद्ध रुधिर को शुद्ध करवाएगी, और करवाने के बाद सीधा क्या होगा? फुफ्फुसीय शिरा जो कि शुद्ध रुधिर ले जाती है हृदय के इस वाले भाग में डालेगी। फिर यहाँ से महाधमनी के माध्यम से शरीर में सप्लाई कर दिया जाता है। हृदय में रुधिर कितनी बार आता है? 2 बार। इसी कारण से किस प्रकार का परिवहन है? दोहरा परिसंचरण तंत्र है। ये किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? दोहरा परिसंचरण
तंत्र है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि मानव में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्योंकि हृदय में एक बार खून आएगा, दूसरी बार फिर शुद्ध होकर वापस आएगा, 2 बार रुधिर आता है, इसलिए मानव का जो परिसंचरण तंत्र होता है दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। आगे देखो, अब पूरे शरीर में खून का सप्लाई कौन करती है? तो आपने देखा होगा छोटी छोटी नलिकाएं होती, जैसे ही आप हाथ को प्रेस करोगे तो पीले, ये जो नीले रंग की आपको नलिकाएं दिखाई देती है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नलिकाएं। ये होती है शिरा, और शिराओं के अंदर लाल लाल रंग की नलिकाएं भी होती है, उसे बोलते हैं धमनी। तो मुख्य रूप से रक्त वाहिकाएं 2 प्रकार की होती है। रक्त वाहिकाएं 2 प्रकार की होती है। रक्त वाहिकाएं 2 प्रकार की, शिरा और धमनी। अब देखो मोटे तौर से मैं आपको समझा देता हूं कि शिरा और धमनी क्या क्या चीजें होती है। एक होती शिरा या वेन, और दूसरी होती धमनी या आर्टरी। बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न बनने के चांसेस होते हैं। शिरा क्या चीज होती है? शिरा शरीर के ऊपरी भाग में पाई जाती है। तो शरीर की कहां होती है? ऊपरी भाग में होती है। जबकि ये कहां होती है? ये होती है निचले भागों में। शिरा में सामान्य तौर से रुधिर कैसा चलता है? अशुद्ध रुधिर चलता है। सामान्यतः कौन सा रुधिर चलता है? अशुद्ध रुधिर चलता है। जबकि धमनी जो भी होती है इसमें सामान्य तौर से कैसा रुधिर चलता है? शुद्ध रुधिर चलता है। अब आपको गुरुजी कुछ अपवाद भी है क्या? हाँ, अपवाद है। अपवाद है कि मैंने आपको बताया था फुफ्फुसीय शिरा एकमात्र ऐसी शिरा है जो कि शुद्ध रुधिर चलाती है। जबकि यहां अपवाद है क्या गुरुजी? हाँ बिल्कुल है। क्या नाम है उसका? नाम भी फुफ्फुसीय धमनी। ये एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर चलता है। और क्या है? ये शिराएं खून को यानी रुधिर को कहां से कहां ले जाती है? रुधिर को ऊतकों से हृदय तक ले जाती है। ऊतकों से हृदय तक ले जाती है। यानी हृदय में खून लाने का काम कौन करती है? शिरा करती है। जबकि धमनी का काम क्या है कि ये जो हृदय होता है इस हृदय से रुधिर को ऊतकों तक ले जाती है। हृदय से रुधिर को ऊतकों तक ले जाती है। ऊतकों तक ले जाती है। और अपन देखें जो शिरा होती है, आपको पता है कि हृदय से खून कौन लेके जाती है? धमनी। और हृदय तक कौन लेके आती है? शिरा। तो धमनी को बहुत अधिक दबाव झेलने की जरूरत होती है। तो शिरा होती है इसमें दबाव क्या होता है? कम होता है। दबाव क्या होता है? कम होता है। जबकि धमनी में क्या होता है? दबाव अधिक होता है। क्यों? क्योंकि हृदय से निकलती है और हृदय बहुत अधिक दबाव डालता है। तो हृदय जो धमनी होती है उसमें दबाव क्या होता है? अधिक होता है। शिराओं की जो परतें होती, दीवारें होती है, परतें या दीवारें, ये पतली होती है साहब, क्योंकि इसको दबाव झेलने की जरूरत नहीं। जबकि इसकी जो परतें होती है या दीवारें होती है ये मोटी होती है। इस शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। कपाट, ये भी ध्यान रखना, मरने के बाद में जो खून होता है मुख्यतः शिराओं में ही पाया जाता है, धमनी में नहीं पाया जाता। उसका कारण क्या है कि शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। इस कारण से खून कुछ हद तक इन शिराओं में रह जाता है। जबकि इसमें कपाट अनुपस्थित होते हैं। कपाट क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। एक एग्जाम में सीधा आता है कि सबसे बड़ी कौन सी होती है शिरा? तो सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है? महाशिरा, वेना कोवा। जबकि ये ध्यान रखना सबसे बड़ी धमनी कौन? महाधमनी, एरोटा। महाधमनी या एरोटा। ये कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। रुधिर को अंगों से हृदय तक लाने में कौन देती है? शिरा। जबकि रुधिर को हृदय से अंगों में कौन ले जाती है? धमनी। फुफ्फुसीय शिरा के अतिरिक्त सब में अशुद्ध रुधिर चलता है, जबकि फुफ्फुसीय धमनी के अतिरिक्त सब में शुद्ध रुधिर चलता है। रक्तदाब कम होता है शिराओं में, इसमें रक्तदाब अधिक होता है। इसकी दीवारें पतली होती है, इसकी दीवारें मोटी होती है। इसका बाह्य स्तर मोटा होता है, इसका मध्य स्तर मोटा होता है।
इसकी गुहाएं बड़ी होती, इसकी गुहाएं संकरी होती, पतली होती, तभी तो हृदय का प्रेशर झेल सकती है। दीवारें पतली होने के कारण खाली होने पर पिचक जाती है, दीवारें मोटी होने के कारण खाली होने पर भी पिचकती नहीं है। अधिकांश सिराएं सतह पर पाई जाती है, शरीर के ऊपरी भाग में पाई जाती है, जबकि अधिकांश धमनियां गहराई में पाई जाती है। इसके भीतर कपाट होते हैं, इसके भीतर कपाट नहीं होते हैं। इसका रंग गहरा लाल नीला होता है, इसका रंग गुलाबी और चटक लाल होता है। ये सिरा और धमनी में, और यही परिवहन का कार्य करवाती है। आगे देखिए, हमारा जो हृदय होता है, उस हृदय में आप देखना कि हृदय धड़कन होती है, और जब हृदय धड़कन उत्पन्न करता है तो दो प्रकार की धमनी उत्पन्न करता है, लब और डब। लब और डब। इस लब डब को किस में मापा जाता है? स्टेथोस्कोप से। तो हृदय धड़कन किससे मापी जाती है? स्टेथोस्कोप से। और हृदय धड़कन सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में कितनी होती है? 72 बार प्रति मिनट। 72 बार प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है। किससे मापी जाती है? स्टेथोस्कोप से। ये स्टेथोस्कोप देखो डॉक्टर कान में डालता है और छाती से चिपकाता है। कैसी आवाज आती? लब और डब आवाज आती है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब कई बार क्या होता है कि हृदय खराब हो जाता है, हृदय अपना पंप सही से नहीं कर पाता है, तो लगता है कृत्रिम रूप से पेसमेकर लगता है। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि हृदय के एक गुच्छे वाले भाग पर क्या पाया जाता है? एस ए नोड। एस ए नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। इसे हृदय का क्या बोलते हैं? आप पेस मेकर बोलते हैं। इसे हृदय क्या बोलते हैं? पेस मेकर बोलते हैं। जब हृदय का पेस मेकर इसे बोलते हैं, लेकिन यदि खराब हो जाए तो कृत्रिम रूप से यहाँ पेस मेकर लगाया जाता है। तो ध्यान रखना, ये पेस मेकर इस प्रकार का होता है, और मुख्य तौर से इसमें बैटरी होती है जो लेड की बनी होती है, शीशा की बनी होती, पीबी की बनी होती। इसलिए यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु होती, जलाने से पहले इसको बाहर निकालते हैं, नहीं तो विस्फोट हो सकता है। तो ये कृत्रिम रूप से पेसमेकर इस प्रकार का होता है। फिर अपन बात करते हैं हृदय किसको पंप करता है? रक्त को करता है। और रक्त क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त कैसा होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त का रंग कैसा होता है? रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। आपके सिलेबस में केवल परिवहन है, फिर भी इसको भी देख लो। रक्त का रंग लाल कैसे होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक वर्णक होता है साहब। वर्णक कैसा होता है कि जिसके कारण लाल रंग होता है। इस वर्णक का काम क्या होता है कि साहब ऑक्सीजन को जोड़ता है। ये किसको जोड़ता है? ऑक्सीजन को जोड़ता है। स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14 ग्राम प्रति 100 ml होती है। एक हीमोग्लोबिन से कितनी ऑक्सीजन जुड़ती है साहब? 4 ऑक्सीजन जुड़ती है। अच्छा, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? Fe तत्व होता है। कौन सा तत्व होता है? Fe। कितनी ऑक्सीकरण अवस्था होती है? +2 अवस्था होती है। तो ये मोटे तौर से हीमोग्लोबिन के इतने सारे सवाल आप ध्यान रखना कि साहब हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण रुधिर का रंग लाल, ऑक्सीजन से वो जोड़ता है। Fe+2 अवस्था हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। 14 ग्राम प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है स्वस्थ व्यक्ति में। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को जोड़ता है। इसमें पोरफायरिन वलय पाई जाती है। ये मोटे तौर से आप ध्यान रखना। मानव में लगभग 4.5 से 5.5 लीटर तक क्या होता है? रक्त होता है। रक्त की पीएच कितनी होती है? 7.4। ये ध्यान रखना, यानी हल्का कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। तो रक्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति। और पीएच कितनी होती है? 7.4 होती है। रक्त को दो भागों में बांटते हैं साहब। तो रक्त में 55% तक तो क्या होती है? प्लाज्मा। 45% तक होती है रक्त कणिका या ब्लड कार्पल्स। अब प्लाज्मा में 90% जल होता है और अन्य पदार्थ होते हैं 10%। जबकि जो रक्त कणिकाएं होती है, रक्त कोशिकाएं होती है, एक तो होती है आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी और तीसरी प्लेटलेट्स। प्लाज्मा के जो 10% वाले भाग होता है, इसमें 3 प्रकार के क्या होते हैं? प्रोटीन होता है। एक तो होता है एल्बुलिन। एल्बुलिन वो क्या करता है? परासरण का नियमन करता है। रक्त में परासरण का नियमन कौन करता है? एल्बुलिन प्रोटीन। दूसरा होता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो कि प्रतिरक्षा निर्माण करता है। और तीसरा होता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन। ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करता है? रक्त में थक्का जमाने का कार्य करता है। रक्त में थक्का जमाने का काम कौन करता है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन करता है। अब रक्त का काम क्या है? ये ताप को नियंत्रण करता है, घाव भरने का काम करता है,
रक्त पूरे शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, जल का परिवहन करता है। तो रक्त के बहुत सारे काम होते हैं। फिर अपन देखते हैं परिवहन में दूसरा आता है पादपों में परिवहन। भाई प्लांट्स में भी तो परिवहन किसी प्रकार से होता होगा। तो जो आप देखते हो कि कोई भी पौधा है, उस पौधे में नीचे होती जड़ें, ऊपर तना, और फिर इस प्रकार से पत्तियां वगैरह होती है। तो दो प्रकार से परिवहन होता है, एक तो होता है भोजन का परिवहन और दूसरा होता है जमीन से जल और लवण का परिवहन। तो जल और इस मिट्टी से जल और लवण क्या होंगे, इस जड़ों के माध्यम से ऊपर जाते हैं, जबकि भोजन पत्तियों में निर्माण होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन का निर्माण होता है। कौन सी प्रक्रिया? प्रकाश संश्लेषण। और इसी प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। अब भोजन बनता है पत्तियों में, जबकि जो जल वगैरह कहाँ होते हैं? मिट्टी में। तो पत्तियों से भोजन जाता है जड़ों की ओर, जबकि जो जल और लवण होते हैं वो जड़ों से पत्तियों की ओर जाते हैं। इसमें थोड़ा फर्क है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जल का परिवहन किससे होता है? जाइलम उत्तकों से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल का परिवहन ज से जाइलम, ज से जल। जबकि भोजन यानी फूड, फ से फूड और फ से फ्लोएम। तो कौन से उत्तकों से पादपों में परिवहन होता है? तो पादपों में जाइलम जल का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम फूड या भोजन का परिवहन करता है। लवणों का परिवहन कौन करता है? खनिज लवण, उसका परिवहन करता है जाइलम। तो जल और खनिज लवणों का परिवहन कौन करता है? जाइलम, जबकि भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम। अब कई बार पानी का परिवहन में आप देखते हो दो प्रकार से, एक तो होता है वाष्पोर्जन, यानी कोई प्लांट्स है, कोई पौधा है, उससे हवा के माध्यम से, तापमान के माध्यम से पानी ऊपर जा रहा है, पत्तियों में से पानी निकल रहा है। माना कि कोई पत्ती है, इस प्रकार से आप देख लीजिए, इस पत्ती में छोटे छोटे क्या होते हैं? छेद होते हैं, उनको बोलते हैं रंध्र, स्टोमेटा। और ये जो रंध्र होते हैं, इन्हीं रंध्रों के माध्यम से क्या होता है? पानी बाहर निकलता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, परिवहन होता है। तो ये जो रंध्र होते हैं, इन्हीं रंध्रों से दो प्रकार की प्रक्रिया आपके सामने आती है। एक तो होता है बिंदु स्राव, गटेशन, और दूसरा होता है परिवहन। देखो, आप सुबह सुबह खेतों में घूमने गए होंगे तो आपके कपड़े गीले हो जाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उसके ऊपर छोटे छोटे पानी की बूंदें होती है। तो ये पानी की बूंदें क्या होती है? बिंदु स्राव से निकलती है, कोई दाब से निकलती है, जबकि वाष्पोर्जन नहीं है वो, ये बिंदु स्राव है, गटेशन है। तो पौधों की पत्तियों से तरल कोशिका रस के स्रावण होने से बिंदु स्राव होता है, और ये पत्तियों के किनारे पर जल रंध्रों से निकलते हैं। यानी पत्ती होगी, उससे किनारे पर छोटे छोटे छेद होते हैं, इन किनारों से क्या निकलता है? ये जल निकलता है। तो ये होता है बिंदु स्राव। और ये सामान्यतः मूल दाब के कारण होता है, यानी जड़ से जो दाब उत्पन्न होता है पानी का, उससे होता है। क्योंकि जैसे ही आपने पानी, जो पादप होता है, प्लांट्स होता है, उसकी जड़ों से पानी ऊपर निकला, अब जो जड़ होगी, जड़ उस पानी पर दबाव डालती है, और ये दबाव के कारण ही पत्तियों के सिरों से क्या होता है? कुछ पानी की बूंदें बाहर निकल आती है, इसे बोलते हैं बिंदु स्राव। ये घास आदि शाखीय पौधों में रात्रि के समय होता है, रात के समय होता है, इसलिए सुबह सुबह आपको दिखाई देता है, क्योंकि दिन में तो पानी उड़ जाएगा। तो ये बिंदु स्राव दिन में नहीं होता है। संवहन उत्तक द्वारा पदार्थों के आवागमन को परिवहन कहते हैं। संवहन उत्तक कौन से? जाइलम और फ्लोएम। तो परिवहन और बिंदु स्राव में फर्क होता है, क्योंकि परिवहन तो किससे होता है? जल रंध्रों से होता है। सॉरी, बिंदु स्राव तो होता है जल रंध्रों से, जबकि परिवहन किससे होता है? संवहन उत्तकों से। संवहन उत्तक कौन से? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम से जल का परिवहन, जबकि फ्लोएम से होता है फूड, या फिर कह सकते हैं आप भोजन का परिवहन। जाइलम जल एवं पोषक पदार्थों का, जबकि फ्लोएम कार्बनिक पदार्थ के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। जल में परिवहन जड़ से पत्तियों की ओर होता है, जबकि भोजन का परिवहन फ्लोएम में पत्तियों से जड़ों की ओर होता है। अगली बात, पेड़ पौधों में दो प्रकार का परिवहन होगा, संवहन होगा, खुला संवहन बंडल और बंद संवहन बंडल। अब आप चीज समझो, संवहन उत्तक कितने प्रकार के? साहब आप कहोगे साहब दो प्रकार के, ठीक बात है। कौन कौन से साहब? एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। इन जाइलम फ्लोएम के बीच में पाया जाता है एधा। यदि एधा यानी मतलब छोटे छोटे कैम्बियम, यानी इनमें उत्तक होते हैं, उन्हें बोलते हैं कैम्बियम या एधा। यदि एधा उपस्थित है तो अलग बात है, एधा अनुपस्थित है तो अलग बात है। तो एधा की उपस्थिति है तो अलग बात है, अनुपस्थिति है तो अलग बात है।
सहवन बंडल के जाइलम एवं फ्लोएम के बीच में एधा या कैम्बियम कोशिकाएं पट्टी पाई जाती है। ये तो खुद खुला सहवन बंडल होता है। और बंद में क्या होता है कि जो कैम्बियम होता है वो होता ही नहीं है। सहवन बंडल संयुक्त बही फ्लोएमी या उभय फ्लोएमी होते हैं। ठीक बात, ये कोई खास बात नहीं, आप तो इतना ध्यान रखना खुला सहवन बंडल किस में होता है, वो होता है द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री आप सुनते हो, जैसे चना है, चने के जैसे ही पौधा उगेगा तो दो पत्ते बनेंगे, उन्हें बोलते हैं द्विबीजपत्री। जबकि बाजरा देखा होगा, बाजरे में केवल एक पत्ती निकलती है, जब बीज से में से बाजरा निकलता है तो वो कैसा होता है, द्विबीजपत्री, सॉरी एक बीजपत्री। तो एक बीजपत्री तनों में कौन सा होता है, बंद परिवहन या बंद सहवन बंडल पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो ये अपना परिवहन वाला टॉपिक हुआ, जिसमें जल का परिवहन, मानव में किस प्रकार से परिवहन होता है, हृदय किस प्रकार से पंप करता है, तो मोटे मोटे तौर से अपन ये फैक्ट्स है वो शामिल कर लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।